नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस, जीआईसीएलटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड एग्जाम तथा बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, बैंक दर से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है, बैंक दर किसे कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर, बैंकों द्वारा ऋण देने वाले से ली जाने वाली ब्याज की दर। बी, बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली ब्याज की दर। सी, केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिए गए ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर। तो बैंक दर यही है, केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिए गए ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर। सी सही है एक का। क्या है इसके अलावा? आरबीआई एक्ट के अनुसार बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज या अन्य व्यापारिक प्रपत्रों को क्रय करता है, उसे क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। या कह सकते हैं बैंक दर वह अल्पकालिक दर है जो क्रय करने या पुनर्बट्टा करने के लिए तैयार रहता है। बैंक दर आरबीआई के साख नियंत्रण का परिमाणात्मक तरीका है। आरबीआई के साख नियंत्रण के 2 तरीके हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक, जिसमें परिमाणात्मक बैंक दर तरीका है। और वर्तमान में अगर बैंक दर की बात की जाए तो 4.25% है। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, तो इसका सही आंसर 1 का हो जाएगा सी। भारत में नोट जारी करने की क्या प्रणाली है? न्यूनतम कोष प्रणाली, निश्चित प्रत्ययी प्रणाली, आनुपातिक कोष प्रणाली, एसडीआरएस विदेशी कोष के निश्चित अनुपात में। तो भारत में नोट जारी करने की प्रणाली जो है आनुपातिक कोष प्रणाली है। भारत में नोट जारी करने की न्यूनतम कोष प्रणाली जो है 1956 से स्टार्ट की गई थी और 1956 में न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत जो रिजर्व कोष रखने का मात्रा थी वह 515 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का सोना और 400 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति रखी जाती थी। तो न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत 515 करोड़ रुपए का रिजर्व कोष रखा जाता था और 1957 में इसको घटाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना रखा गया और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति रखी गई थी। सोना रखने के पीछे क्या उद्देश्य था? जिससे हमारे देश के लोग मुद्रा पर भरोसा करें, तथा विदेशी प्रतिभूति रखने के पीछे क्या उद्देश्य था? विदेशी नागरिकों को भरोसा दिलाने के लिए विदेशी प्रतिभूति रखी गई थी। तो भारत में नोट जारी करने की प्रणाली क्या थी? न्यूनतम कोष प्रणाली। ए ऑप्शन सही है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली कब अपनाई गई? तो भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली 1956 में अपनाई गई और संशोधन कब किया गया था? 1957 में संशोधन किया गया था। अगला, बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? रंगराजन समिति, टंडन समिति, रेड्डी समिति, नरसिम्हन समिति। तो बैंकिंग सुधार समिति के लिए गठित जो समिति है वह है नरसिम्हन समिति। बैंकिंग सुधार है 2 नरसिम्हन समिति गठित की गई। फर्स्ट नरसिम्हन समिति 1991 में गठित की गई थी और सेकेंड नरसिम्हन समिति 1998 में गठित की गई थी। 1998 में जब नरसिम्हन समिति गठित की गई थी उस समय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी थे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में से कौन एक भारत के निर्गमित ट्रेजरी बिल्स की परिपक्वता अवधि नहीं है? 364 दिन, 91 दिन, 182 दिन, 273 दिन। तो भारत में इस समय 14 दिन, 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन की ट्रेजरी बिल्स जारी की जाती हैं। 273 दिन की ट्रेजरी बिल्स जारी नहीं की जाती हैं।
तो 273 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन सही है। अगला, मुद्रा परिचलन को कम किया जाता है आरबीआई द्वारा, नीति आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त आयोग द्वारा। तो मुद्रा परिचलन को आरबीआई द्वारा कम किया जाता है। आरबीआई मौद्रिक नीति बनाकर मुद्रा परिचलन या तरलता को कम करती है। आरबीआई मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा परिचलन में कमी तथा मंदी की स्थिति में मुद्रा परिचलन में वृद्धि करके स्थिरता को बनाए रखती है। आरबीआई दो प्रकार से साख नियंत्रण कर सकती है। कौन कौन से? परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत बैंक दर, स्थायी सुविधा दर, खुली बाजार की क्रियाएं, तरलता समायोजन सुविधा जिसमें रेपो दर और रिवर्स रेपो शामिल हैं, तथा परिवर्तनीय कोष अनुपात जिसमें एसएलआर एवं सीआरआर शामिल हैं। इसी प्रकार से चयनात्मक साख या गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत न्यूनतम मार्जिन का निर्धारण, नैतिक दबाव, साख मापदंड का निर्धारण, साख स्वीकृतिकरण योजना को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक का गठन किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल को मिलाकर किया गया था। इंपीरियल बैंक 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की स्थापना की गई, जो गोरेवाला समिति की संस्तुति पर की गई थी। तो इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, सी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? श्राब समिति, लकड़वाला समिति, गोरेवाला समिति, हिल्टन यंग समिति। तो हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। लकड़ावाला समिति का संबंध गरीबी के अनुमान से है, 1993 में गठित की गई थी। और गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर एसबीआई की स्थापना की गई थी, अर्थात कह सकते हैं इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं रघुराम राजन, सी रंगराजन, वाई बी रेड्डी, कोई नहीं। तो वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। यह भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो आरबीआई गवर्नर हैं वह किस क्रम के गवर्नर हैं? तो 25वें क्रम के गवर्नर हैं। ऑसबोर्न स्मिथ 1935 में आरबीआई की स्थापना के समय गवर्नर थे। स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर सीडी देशमुख जी थे। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? कोई नहीं है, क्योंकि रघुराम राजन, सी रंगराजन, वाई बी रेड्डी, कोई नहीं, क्योंकि डॉक्टर शक्तिकांत दास गवर्नर हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? नोट निर्गमन, साख सृजन, आंकड़ों का प्रकाशन, बैंक दर नियंत्रण। तो साख सृजन का कार्य व्यापारिक बैंक करती है, बाकी साख नियंत्रण का कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। केंद्रीय बैंकों के अगर कार्यों की बात की जाए तो पत्र मुद्रा का निर्गमन, सरकार का बैंक, वित्तीय एजेंट तथा आर्थिक परामर्शदाता, बैंकों का बैंक, वित्तीय समावेशन गृह अर्थात बैंकों को ऋण देने या अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य, विदेशी विनिमय कोषों एवं स्वर्ण का संरक्षण तथा प्रबंधन करना, आर्थिक आंकड़े तथा तथ्यों का प्रकाशन करना और मौद्रिक नीति जारी करना आरबीआई के प्रमुख कार्य हैं या केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं योजना की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 1992-97, 90-95, बी सी 1993-98 और डी 1991-96। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1992 से 97 के बीच में है। 8वीं पंचवर्षीय योजना डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी, जिसपे मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ 1993 में हुआ और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य इस योजना में किया गया, जिसमें पीएम रोजगार योजना 1993 में और रोजगार बीमा योजना 1993 में ही चालू की गई थी। इसके बाद एक वार्षिक योजना चली 90 से 92 2 वर्ष की, जिसमें सिडबी और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण
की प्रक्रिया अपनाई गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है भारत में आगत निर्गत मॉडल का उपयोग प्रथम बार किस योजना में किया गया। तो भारत में आगत निर्गत मॉडल का प्रथम बार उपयोग जो है वह तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। तृतीय ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था आगत निर्गत मॉडल का प्रथम बार उपयोग, और चतुर्थ है डी ऑप्शन में, डी सही हो जाएगा। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का समय 1969 से 74 के बीच रहा है, जो जिसका प्रारूप डी.आर. गाडगिल द्वारा तैयार किया गया था। और स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1974 में चौथी पंचवर्षीय योजना में ही इस्माइल बुद्धा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया। और 1973-74 में सूखा प्रवणता क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अगला जो क्वेश्चन है वह है 13 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था, बी सही है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1989 के बीच रही और लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। 1978 में एक वर्ष पूर्व बंद कर दी गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। और 1978 में अनवरत योजना 1978 से 1978 से अनवरत योजना चालू की गई थी। अनवरत योजना भारत में गुन्नार मेडल द्वारा लाई गई थी और भारत में लागू करने का श्रेय जो है डी.टी. रखलवाड़ा को है। 1969 में ही ट्राइसेम स्वरोजगार ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई और 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है 14 नंबर, क्या कह रहा है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक को उसके समापन की निर्दिष्ट तिथि से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें कोई नहीं होगा क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना को पहले ही समाप्त कर दिया गया था, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय 1974 से 1989 था, जिसको 1978 में ही समाप्त किया गया था। 78 से 1983 तक रोलिंग प्लान या अनवरत योजना लागू करने का कार्य जनता पार्टी द्वारा किया गया था। अगला, भारत के लिए विजन 2020 नीति प्रलेख के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे बिमल जालान, एस.पी. गुप्ता, मनमोहन सिंह, सी रंगराजन। तो भारत के लिए विजन 2020 नीति प्रलेख के रूप में तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एस.पी. गुप्ता थे, बी सही। पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त देश ने वार्षिक योजना भी चलाई है, उनकी सही व्याख्या क्या है। वार्षिक योजनाएं तो 6 चली हैं, 1966 से 69, 79-80 और 90 से 92। तो 79-80 1 वर्ष हो गया, 66 से 69 3 वर्ष हो गया और ये 2 वर्ष हो गया। तो 6 वर्ष पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। 6 वर्ष कहाँ है, सी ऑप्शन में है। 10वीं योजना में निम्न में सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई किसको, कृषि, उद्योग, सामाजिक सेवा, ऊर्जा। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता ऊर्जा को दी गई थी। ऊर्जा किसमें है, डी ऑप्शन में है, डी सही है 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन, स्वरोजगार के लिए गरीबी रोधी कार्यक्रम था। तो स्वरोजगार के लिए गरीबी रोधी कार्यक्रम NREP है, NREP बी ऑप्शन में है, बी सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया था, 12 अप्रैल 2005, ए ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण सामान्यतः विकासशील देशों का है। पूंजी निर्माण की दर, मानव संसाधनों का उच्च शैक्षिक होना, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता, मजबूत सामाजिक तथा आर्थिक संरचना। तो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता जो है विकासशील देशों का मुख्य लक्षण है, 20 का सही आंसर सी है। अगला 21 नंबर, भारत में राष्ट्रीय
विकास परिषद का गठन हुआ, तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ए सही हो जाएगा। अप्रैल 1999 में जवाहर रोजगार योजना का नया नाम है, तो जवाहर रोजगार योजना जो अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गई थी, नया नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ये सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। निम्न चित्र में प्रदर्शित है, तो इस चित्र में सामान्य लाभ की स्थिति को बताया गया है, जिसमें MC, AC, AR, MR सभी बराबर हैं और अल्पकाल पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल की स्थिति को बताया गया है। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल की स्थिति में फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि फर्मों का आवागमन स्वतंत्र होता है और फर्में लाभ को देखकर बाजार में प्रवेश करती हैं, जिससे क्या होता है, लाभ बढ़ जाता है और सामान्य लाभ की स्थिति बची रहती है। यदि सभी साधन परिवर्तनशील हैं तो उत्पादन फलन होगा स्थायी या अस्थायी, दीर्घकालीन, अल्पकालीन। तो यदि सभी साधन परिवर्तनशील हैं तो उत्पादन फलन होगा दीर्घकालीन, डी ऑप्शन सही है, या कह सकते हैं पैमाने के प्रतिफल होगा।